नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कल 1 जून 2025 यानी रविवार को हमारा एक वेबिनार हुआ था। वहां पे सोलर ग्रुप के जो लीगल एडवाइज़र है रोमन ज़री, वो आए थे और उन्होंने कुछ प्रश्नों के उत्तर हम सभी इन्वेस्टरों को दिए थे जो लोग उस वेबिनार में ज्वाइन थे। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो कुछ क्वेश्चंस थे वो रिपीटेटिवली वहाँ पे पूछे गए थे और जो कुछ क्वेश्चंस थे वो बहुत ही अच्छे थे, जिसका आंसर सभी इन्वेस्टरों ने जानना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो मेरी जो टीम है उनके लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि जितने भी इन्वेस्टर हैं अगर वो भी ये वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए, जिसके माध्यम से आपको भी ये पता चले कि लीगल एडवाइज़र जो कुछ भी बताते हैं वो किस तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट है काम कर रहा है और जो चीज़ें हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, ये भी हमें जानना यहाँ पे ज़रूरी है। सबसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, जो रोमन ज़रीर ने वहाँ पे आंसर दिया था कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन बिरदी सर ने उस वेबिनार में रखा था रोमन ज़रीन के सामने। तो उन्होंने आंसर देते हुए वहाँ पे कहा था कि सोलर ग्रुप का जो रजिस्ट्रेशन है और उसमें या रशिया में नहीं है, वो कहीं अलग जगह रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो बाद में क्वेश्चन ऐसे भी उठे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा करने का क्या कारण है। तो रोमन ज़रीन जो थे लीगल एडवाइज़र, उन्होंने आगे बात करते हुए कहा था कि ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन अगर रूस में किया होता तो क्राउड फंडिंग सिर्फ रशिया के लिए ही सीमित रहती, अदर कंट्री के लोग उस प्रोजेक्ट में निवेश नहीं कर पाते थे और इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन है वो अलग जगह पे किया गया है, जिसके बाद में रशियन गवर्नमेंट क्राउड फंडिंग के लिए परमिशन देती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग जगह पे है, वो रशिया या रूस में नहीं है। इसलिए क्राउड फंडिंग के लिए वहाँ पे परमिशन मिली है और बहुत सारे देशों के लोगों ने इसी माध्यम से हमारे प्रोजेक्ट में यानी सोलर ग्रुप में निवेश किया है। ऐसा आंसर उन्होंने पहले क्वेश्चन का, वो जो वेबिनार था कल का, वहाँ पे दिया है। तो ये भी आप सभी जो इन्वेस्टर है ये बात ध्यान में रखिएगा। लीगल एडवाइज़र है, लीगली बातें कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है ये भी वहाँ पे बता रहे हैं। तो ये भी बात हमें जानना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये रखा गया था कि हमने सोलर ग्रुप में निवेश किया है और मान लीजिए कुछ लीगली अगर किसी इन्वेस्टर को अगर प्रॉब्लम आते हैं तो वो प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। ये क्वेश्चन भी उस वेबिनार में कल पूछा गया था। तो रोमन ज़रीन ने उस क्वेश्चन का आंसर देते हुए ये भी कहा था कि ये जो कुछ भी लीगल प्रॉब्लम अगर आते हैं सोलर ग्रुप से रिलेटेड या सोयल मास से रिलेटेड, तो उसको पूरा सॉल्व करने का प्रयास प्रोजेक्ट ही करेगा। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि जैसे ही दुनिया का कोई भी निवेशक है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है तो वहाँ पे उन्होंने एग्रीमेंट भी साइन किए हुए हैं। तो उस एग्रीमेंट में भी ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको सहकार्य करेगा या उनको साथ देगा कि उनके लीगल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो मुझे लगता है जितने भी हमारे इन्वेस्टर है सोलर ग्रुप के, उन्होंने अपने जो इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसको पढ़ा होगा और वहाँ पे जो लीगलिटी दी हुई है या जो लीगल पोर्शन दिया हुआ है उसको पढ़ने के बाद में हमें ये भी ध्यान में आता है कि किस तरीके से हमारे जो प्रॉब्लम है वो लीगली सॉल्व किए जा सकते हैं। तो रोमन ज़रीन ने भी वहाँ पे पॉजिटिव आंसर देते हुए ये कहा कि ये प्रॉब्लम जो है लीगली कुछ भी प्रॉब्लम अगर आता है तो वो प्रोजेक्ट की तरफ से सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों, तीसरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसी वेबिनार में सामने रखा गया था कि अपने शेयर को एसेट में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे जितने भी सोलर ग्रुप के इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया हुआ है उनके पास में इस प्रोजेक्ट के शेयर है और आगे चल के उस शेयर को एसेट में कन्वर्ट करने का जो ख्याल है वो हर इन्वेस्टर के मन में यहाँ पे आ रहा है। तो इसके बारे में बात करते हुए जो रोमन ज़रीन थे उन्होंने ये कहा था कि इसकी जो प्रोसेस रहेगी अकॉर्डिंग टू द नेशन, यानी हर देश का कानून जो रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट उस एसेट को या उस शेयर को एसेट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस बाद में हर किसी को बताई जाएगी, क्योंकि हर देश के कानून अलग अलग है और उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो उस देश के कानून के मुताबिक जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी होगी
अकॉर्डिंग टू दैट हर इन्वेस्टर के शेयर को कन्वर्ट एसेट में कन्वर्ट करने का जो कुछ भी प्रोसेस रहेगा वो उस देश के कानून के तहत किया जाएगा और उसके लिए जो सपोर्ट रहेगा वो प्रोजेक्ट का यहाँ पे रहेगा। अपने शेयर के मालिक बनने के दो तरीके ऑलरेडी इसके पहले ही हमारे सामने आ चुके हैं। जैसे आप शेयर के खुद ऑनर बनना चाहते हैं या सोलो रूप के माध्यम से आप अपनी ऑनरशिप लेना चाहते हैं, इसके बारे में बहुत सारा जिक्र ऑलरेडी इसके पहले ही हो चुका है। लेकिन इसी के साथ में एक बात भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि 20 स्टेज कंप्लीट होने के पहले ही हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किसके साथ में जाना है। दोस्तों इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण बात के ऊपर में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि कुछ इन्वेस्टर है जो ना सोलो रूप के साथ में जाना चाहते हैं ना सोहेल मास के साथ में जाना चाहते हैं, वो अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहते हैं। तो ऐसे भी केसेस कुछ हमारे सामने हैं। तो इसके बारे में सोल्यूशन बताते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति है जो सोलो रूप के साथ में भी नहीं जाना चाहता है या सोहेल मास के साथ में भी नहीं जाना चाहता है या अपने अकाउंट में वो एक्टिविटी भी नहीं कर रहा है या डॉक्यूमेंटेशन भी अपलोड नहीं कर रहा है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही माना जाएगा कि उसके जितने भी शेयर रहेंगे वो सोलो रूप के साथ में या सोलो रूप के अकाउंट में ही रहेंगे और वो सोलो रूप के साथ में ही जाना चाहता है ऐसा ही मान लिया जाएगा। और जब तक उसको या उन इन्वेस्टरों को कुछ बताया नहीं जाता है या कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते हैं तब तक उनका अकाउंट वैसा ही रहेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई भी प्रोसेस नहीं की है, ना उसने बताया है कि मैं सोलो रूप के साथ में जाना चाहता हूँ ना सोहेल मास के साथ में जाना चाहता हूँ और उनका अकाउंट ऐसा ही न्यूट्रल रहा और उसी बीच मान लीजिए कि डिविडेंड भी प्रोजेक्ट ने देना चालू कर दिया, तो वो डिविडेंड कहा जाएगा। तो उस व्यक्ति का डिविडेंड सोलो ग्रुप के अकाउंट में ही जमा होके रहेगा। उसके बाद में अगर उस व्यक्ति ने अपना अकाउंट ओपन किया है और उसके बाद में प्रोजेक्ट ने जो भी इंस्ट्रक्शन उनको दिए जाएंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा और अपना अकाउंट जो है वो रेगुलेट करना पड़ेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात इस वेबिनार में उन्होंने सभी इन्वेस्टरों के सामने रखी। मुझे लगता है ये भी हर उस इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ज़रूरी था जो अभी तक अपना डिसीजन नहीं ले पाए हैं। इसके बाद में दोस्तों एक जो क्वेश्चन है वो जनरली हर वेबिनार में रखा जाता है कि इंटरनल एक्सचेंज कब आने वाला है, सेल बाय की प्रोसेस कब स्टार्ट होने वाली है। ये भी क्वेश्चन वहाँ पे रोमन जरीन के सामने रखा गया था। तो उन्होंने इसके बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन बताते हुए सभी चीज़ें क्लियर कर दी कि इंटरनल एक्सचेंज जब हमारा आएगा उसमें सेल बाय की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। हर इन्वेस्टर को शेयर सेल करने का या बाय करने का चांस मिलेगा। लेकिन ये जो सेल बाय की प्रोसेस वहाँ पे होगी, ये जितने भी हमारे दुनिया के इन्वेस्टर हैं जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है उनके ही बीच में रहेगी। कोई भी नया इन्वेस्टर इस इंटरनल एक्सचेंज में शेयर ना सेल कर पाएगा ना बेच पाएगा या खरीद पाएगा। यानी बाहर से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आ नहीं सकता है या उस एक्सचेंज में शेयर परचेस नहीं कर सकता है, ना ही वो सेल कर सकता है। यानी जितनी भी प्रोसेस चलेगी वो जितने प्रोजेक्ट के एक्चुअल इन्वेस्टर है जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है और उनके पास में शेयर है उन्हीं को ये चांस मिलेगा कि शेयर बेचने का या शेयर खरीदने का। अब मुझे लगता है यहाँ पे प्रोजेक्ट ने शेयर बायबैक का भी एक ऑप्शन रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रोसेस में अगर कोई सेल नहीं करता है और कोई बाय नहीं करता है तो इंटरनल एक्सचेंज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति है जो अपना शेयर सेल करना चाहते हैं और कोई खरीदार अगर उनको वहाँ पे ना मिले तो प्रोजेक्ट शेयर बायबैक का ऑप्शन भी वहाँ पे अगर रखता है तो ये भी उन इन्वेस्टरों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो इंटरनल एक्सचेंज में अपने शेयर बेचना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। इसी के बाद में दोस्तों हमारा IPO मार्केट में कब आएगा या कब लिस्टिंग होगा इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन रोमन जरीन ने उस क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं। उनके पास में भी इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शायद नहीं थी, इसलिए वो क्वेश्चन को वहाँ पे क्विट किया गया। और हमारा IPO मार्केट में कब आएगा इससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन उस वेबिनार में भी हमें वहाँ पे नहीं मिल पाई। दोस्तों इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी इस वेबिनार में रखा गया था कि जो अदर कंट्री के इन्वेस्टर है जिन्होंने सोलर ग्रुप प्रोजेक्ट में निवेश किया है तो उनके राइट किस तरीके से प्रोटेक्ट किए जाएंगे या उनको किस तरीके से संरक्षण मिलेगा कि हमने इस नए प्रोजेक्ट में निवेश किया है जो हमारे कंट्री में नहीं है, अदर कंट्री में वो चल रहा है, तो हमें जितनी लीगल प्रोटेक्शन है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी।
दोस्तों इस प्रश्न का आंसर देते हुए रोमन ज़रीन ने ये कहा था कि रशियन गवर्नमेंट के कानून के तहत कोई भी दुनिया में से व्यक्ति अगर रशियन प्रोजेक्ट में निवेश करता है तो उसके अधिकार उतने ही संरक्षित रखे जाएंगे या रहेंगे जितने रशिया में कोई इन्वेस्ट करता है या रशियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, उनके राइट्स जितने संरक्षित रखे जाएंगे उतने ही राइट्स उन व्यक्ति के भी संरक्षित रखे जाएंगे जो अदर कंट्री से इस प्रोजेक्ट में निवेश करता है। तो मुझे लगता है यह बहुत ही अच्छा आंसर था उन्होंने उस टाइम में वहाँ पे दिया था कि यहाँ पे सभी इक्वल हैं, जितने भी राइट्स है वो सभी के यहाँ पे संरक्षित या प्रोटेक्टेड किए जा रहे हैं। वो इन्वेस्टर चाहे रशिया का हो या इन्वेस्टर वो कहीं अदर कंट्री का हो, तो सभी के राइट्स यहाँ पे प्रोटेक्टेड किए जा रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों एक और क्वेश्चन वहाँ पे रखा गया था कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब तक इशू होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में हमने 1-2 महीने पहले भी बात की थी। उन्होंने उसका आंसर देते हुए आगे कहा था कि बिल्डिंग के आसपास का जो काम है और जो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर में उन्होंने रशियन गवर्नमेंट को दिखाया था उसके अकॉर्डिंग वो नहीं हुआ था या उसमें कुछ कमतरता थी, इसलिए कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला था। तो वो चीज़ें फ़िलहाल में अभी करना चालू है और हो सकता है जल्द ही हमें वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाए। दोस्तों इसके बाद में और एक क्वेश्चन रखा गया था कि इंडिया से डायरेक्ट एसेट के ऑनर बन सकते हैं क्या, यानी हम इंडिया से हैं और हम डायरेक्टली ऑनरशिप उस शेयर की लेना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या। तो इसके ऊपर में भी आंसर देते हुए रोमन ज़रीन ने कहा था कि आपका रशिया में अगर कोई पहचान का व्यक्ति है या आपका कोई रिलेटिव है तो आपको अपनी पावर ऑफ अटर्नी उनको हैंडओवर करनी पड़ेगी। जितने भी लीगल जो वर्क है या काम है उनके माध्यम से आपको रशिया में करने पड़ेंगे और उसके बाद में आप लीगली उस एसेट के ऑनर बन सकते हैं। तो ऐसा भी उन्होंने कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें उतनी पॉसिबिलिटी से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी को यूँ ही हैंडओवर नहीं करता है, क्योंकि अभी तक जितने भी इन्वेस्टर हैं इस प्रोजेक्ट के उन्होंने खुद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अपना इन्वेस्टमेंट है वो यूँ ही कोई दूसरों के हाथ में हैंडओवर नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो एक दूसरा मार्ग भी इसके ऊपर में होना चाहिए, या मुझे लगता है अभी जितने भी इन्वेस्टर है उनको नए मार्ग की खोज भी यहाँ पे करनी पड़ेगी, या कोई जो व्यक्ति है जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत जानकारी है तो उनको ये बात पता भी होगी कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम का हल हम निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में क्वेश्चन रखा गया था कि मान लीजिए इंटरनल एक्सचेंज शुरू हो जाता है और हमें डिविडेंड अगर मिलना चालू हो जाता है तो हम डिविडेंड किस तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि डिविडेंड जितने भी इन्वेस्टर है उनको रूबल में मिलेगा और रूबल को रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा। जैसे हम सभी को पता है कि रूबल को डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद में हम उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड करेंसी है वो फ़िलहाल में डॉलर मानी गई है और फिलहाल में डॉलर का जो रेट चल रहा है वो 92 रुपीज़ लगभग अभी चल रहा है। तो उसका जो एक्सचेंज रेट रहेगा वो उसी को पकड़ा जाएगा और बाद में हमारे बैक ऑफिस से वीज़ा कार्ड के ज़रिए भी हम उस डिविडेंड को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्होंने उस वेबिनार में सभी के सामने वहाँ पे रखी थी। तो ये सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जैसे हम सभी इन्वेस्टरों को पता है कि अभी भी हमारे बैक ऑफिस में जो हमारा मेन अकाउंट है और उसके बाद में हमारा जो पार्टनर अकाउंट है तो उसमें जो डॉलर रहते हैं तो उसको अभी भी हम विड्रॉ कर सकते हैं। ये प्रोसेस अभी हमारे बैक ऑफिस में अवेलेबल है। जिन लोगों ने विड्रॉ लिया है उनको ये प्रोसेस के बारे में भी पता है। तो नेक्स्ट टाइम में जब हमें कभी भी डिविडेंड मिलेगा तो उस टाइम में भी यही सेम प्रोसेस रहेगी। हमारे बैक ऑफिस में हमें जो डिविडेंड रहेगा वो डॉलर के माध्यम से ही मिलेगा। डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट हमें करना पड़ेगा और उस टाइम में जो एक्सचेंज का रेट रहेगा डॉलर के तो वो हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा। इसके बाद में आगे बात करते हुए उन्होंने ये भी बात बताई थी दोस्तों कि विड्रॉल के लिए इंडिया से बहुत सारे जो लोग हैं वो रेजर पे का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपना डिविडेंड जो है वो विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो यही जो चीज़ें थी उन्होंने सभी लोगों के सामने उस वेबिनार में रखी थी। मुझे लगा कि ये सभी चीज़ें आपके सामने भी मुझे रखनी चाहिए,
जितने भी मेरे टीम के इन्वेस्टर हैं उन्होंने ज़रूर ये वीडियो देखना चाहिए और अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट रखनी चाहिए। तो यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों मुझे आपको इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने टीम में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारी लेके जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही हो और मुझे भी आपके साथ में शेयर करने के लिए अच्छी लगे।